विद्यार्थी मित्र हो नमस्कार. मी LD ढगे आमच्या इनोव्हेटिव्ह पब्लिकेशनच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपले हार्दिक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्र हो, आपणास माहीतच आहे की सध्या आपण MCQ ची टॉपिक निहाय व्हिडिओ सिरीज पाहत आहोत. मागील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट क्रमांक 23 सिंक्रोनस मोटर यावरील काही महत्त्वपूर्ण MCQs पाहिले. पुन्हा एकदा आज आपणा समोर आमच्या पब्लिकेशनचे लेक्चरर शेख हैदर सर घेऊन आले आहेत द्वितीय वर्षातील 24वे युनिट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॅक्टिस यावरील काही महत्त्वपूर्ण MCQs. विद्यार्थी मित्र हो, हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनमधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करण्यास विसरू नका. चला तर मग पाहूयात आपले 24वे युनिट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॅक्टिस यावरील MCQs. पहला सवाल है, विच रजिस्टर इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए VDR, ऑप्शन बी LDR, ऑप्शन सी PTC, ऑप्शन डी NTC. ऑप्शन ए VDR का मतलब होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस. ऑप्शन बी LDR का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस. ऑप्शन सी है PTC यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. ऑप्शन डी है NTC यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि कौन से रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे हम लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए. लाइट इंटेंसिटी मेजर करने के लिए हम LDR यानी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं. LDR का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है, इसलिए हम उसका उपयोग लाइट इंटेंसिटी मेजर करने के लिए करते हैं. यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी LDR. अगला क्वेश्चन है, विच मल्टीवाइब्रेटर प्रोड्यूस रिपीटेटिव पल्स वेव फ्रॉम आउटपुट? यानी कौन सा मल्टीवाइब्रेटर आउटपुट में रिपीटेटिव पल्स उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, ऑप्शन बी बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, ऑप्शन सी वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर, ऑप्शन नंबर डी अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. अब जो मल्टीवाइब्रेटर है, जो मल्टीवाइब्रेटर का हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया गया है कि मल्टीवाइब्रेटर कौन सा मल्टीवाइब्रेटर जो प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करेगा? रिपीटेटिव पल्स. रिपीटेटिव पल्स का मतलब क्या होता है? इस तरह से जो पल्स आएंगे वो रिपीट होते जाएंगे, कंटिन्यूस क्या होंगे विथ रेस्पेक्टिव टाइम क्या होंगे रिपीट होते जाएंगे. अब जो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है? एक ही सिंगल स्टेट पे क्या होता है? ऑपरेट होता है. इसको आप सिंगल शॉट मल्टीवाइब्रेटर भी बोल सकते हैं. यानी यहाँ पर क्या होगा, जब भी अगर यहाँ पे मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है तो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में इसका आउटपुट आएगा, सपोज ये एक ही स्टेट पे, सपोज यहाँ पर T1 है तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल पल्स प्रोड्यूस होगा लेकिन उसके बाद में कोई पल्स नहीं आएगा. यानी कि आप कंटिन्यूस पल्स आएगा, इस तरह से नहीं आया. अब जो बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर भी क्या होता है, एक स्टेट पे क्या होता है तुम्हारा T1, और जब उसको ऑन करेंगे तब क्या होगा, उसका स्टेट क्या चेंज होगा. समझो एक हाई अगर स्टेट से तो फिर बाद में क्या होगा, वो सेकंड स्टेट लो स्टेट पे जाएगा, मतलब सेकंड ट्रिगर पर. यानी यहाँ पर भी क्या होगा, दो स्टेट के बीच में रहेगा. लेकिन यहाँ पे जो अस्टेबल जो मल्टीवाइब्रेटर है, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है, कंटिन्यूअसली स्विच होता है बिटवीन ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट. यानी यहाँ पर क्या होगा, जो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में क्या होगा, कंटिन्यूअसली पल्स हमको ऐसा मिलेगा. यानी जब भी हम अगर हमको क्या करना है, कंटिन्यूअस पल्स अगर होना है तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का इस्तेमाल करें. यानी अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का जो आउटपुट है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस पल्स के फॉर्म में मिलता है. यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ DAC इन पावर कंट्रोल सर्किट? पावर कंट्रोल सर्किट में DAC का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए एज एन ऑक्सीलेटर, ऑप्शन बी एज एन रेक्टिफायर, ऑप्शन सी फॉर ट्रिगरिंग, ऑप्शन डी एम्पलीफिकेशन. DAC का उपयोग इंस्टेंट ट्रिगरिंग पल्स देने के लिए किया जाता है और साथ ही वेरिएबल पावर कंट्रोल एप्लीकेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है. DAC यह 3 लेयर से बना होता है, जैसा NPN, और इसमें जो कहता है गेट टर्मिनल इसमें नहीं रहता. जैसा SCR पे चार लेयर से बना होता है NPN, लेकिन यहाँ पर DAC कितने लेयर से? ओनली 3 लेयर NPN. अब यहाँ पर क्या है, जो गेट टर्मिनल नहीं रहेगा और ये सिमिलर बायपोलर ट्रांजिस्टर की तरह ही कार्य करेगा, लेकिन इसका जो बेस टर्मिनल भी नहीं होता. अगर यहाँ पे क्या है, अगर इसको अगर हम SCR से अगर कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर गेट टर्मिनल नहीं रहेगा, और इसको अगर बायपोलर ट्रांजिस्टर से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर उसका बेस टर्मिनल नहीं होगा. ये जो DAC ये क्या है, बाय डायरेक्शनल डिवाइस, इसलिए इसका जो उपयोग करते हैं हम ज़्यादातर, इसका आमतौर पर इस्तेमाल हम करेंगे इंस्टेंट ट्रिगरिंग के लिए और पावर कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए. यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी. अगला सवाल है, विच फिल्टर सर्किट इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग वोल्टेज स्पाइक इन द रेक्टिफायर सर्किट? कौन सा फिल्टर रेक्टिफायर सर्किट के
वोल्टेज स्पाइक को हटाने में सक्षम है? ऑप्शन ए आरसी फिल्टर यानी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस फिल्टर, ऑप्शन बी एलसी फिल्टर यानी इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर, ऑप्शन सी कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, ऑप्शन डी सीरीज इंडक्टर फिल्टर। अब यहाँ पर हम जब भी हम क्या करेंगे, वोल्टेज स्पाइक रिमूव कर रहे हैं, जब भी हमारे पास क्या आता है, हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। रेक्टिफायर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम? रेक्टिफायर का इस्तेमाल करेंगे हम, सपोज हमारे पास क्या है, एक इनपुट हमने दिए एसी इनपुट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये रेक्टिफायर है, तो इसका जो आउटपुट जो आएगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमारे को? आउटपुट हमको ऐसा इन प्योर फॉर्म ऑफ डीसी मिलेगा, यानी इसमें क्या है, एसी एज वेल एज डीसी दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन हम इसका उपयोग किस लिए कर रहे हैं? खास तौर पे एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन आउटपुट जो मिला रेक्टिफायर का प्योर फॉर्म ऑफ डीसी नहीं है, यानी कैसा है, पल्सेटिंग डीसी। क्या है? पल्सेटिंग डीसी। मतलब यहाँ पर क्या है, एसी प्लस डीसी दोनों कंटेंट, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, रिपल्ड डीसी। कौन सा? रिपल्ड डीसी। उसमें क्या है, पल्सेटिंग डीसी हम उसको बोल सकते हैं सर। क्योंकि क्या हो रहा है, कंटेंट इसका क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। हमको यहाँ पर क्या होना है, कांस्टेंट आउटपुट अगर होना है, तो हम वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर का, ताकि इसको और प्योर करके हम कांस्टेंट आउटपुट ले सके। अब यहाँ पर जो वोल्टेज स्पाइक है, मतलब जो वोल्टेज जो स्पाइक है, ये स्पाइक अगर हटाना है हमको, तो हम कौन से फिल्टर का इस्तेमाल करें? जनरली हम यहाँ पर एलसी फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। एलसी यानी क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर। और एलसी जो फिल्टर होता है, एलसी फिल्टर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? अब जो एलसी फिल्टर होता है, एलसी फिल्टर मतलब क्या होगा, हमारे पास क्या है, यहाँ पर इंडक्टर और ये लग जाएगा हमारे पर एक शंट कैपेसिटर, सीरीज इंडक्टर और शंट कैपेसिटर। मतलब एलसी फिल्टर है, उसमें दोनों ही प्रॉपर्टी मिलेगी। कौन सा एक प्रॉपर्टी मिलेगा हमारे को? एक सीरीज इंडक्टर का और दूसरा शंट कैपेसिटर का। सीरीज जो इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या रहता है, यहाँ से जब भी अगर हमारे पास आउटपुट एसी प्लस डीसी कंटेंट है, रिपल्ट जो एसी आउटपुट आएगा किसका, रेक्टिफायर का जो आउटपुट हम इसको फीड करें, तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, इट डजंट अलाउ एनी चेंजेस। क्या कह रहा है, इट डजंट अलाउ एनी चेंजेस, मतलब कोई भी चेंजिंग करंट मतलब कौन सा, एसी करंट को क्या करेगा, यहाँ पर ब्लॉक करेगा। यहाँ से सीधा क्या करेगा, पास करेगा किसको, डीसी कंटेंट पास करेगा। और यहाँ पर जो हमारे पास जो कैपेसिटर शंट कैपेसिटर्स लगा, ये क्या करेगा, जो भी एसी कंटेंट्स आए वो एसी कंटेंट को फिर से क्या करेगा, बाईपास करेगा इधर। और यहाँ से क्या मिलेगा हमको, प्योर फॉर्म ऑफ डीसी। मतलब यहाँ पर जो भी हमको कैसा मिलेगा, प्योर फॉर्म ऑफ डीसी। यहाँ पर क्या था हमारे पास, रिपल्ड डीसी। अब रिपल्ड डीसी टू प्योर डीसी में हमने क्या करें, इसको कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। यानी यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एलसी फिल्टर का। एलसी फिल्टर मतलब है सीरीज इंडक्टर शंट कैपेसिटेंस फिल्टर। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलसी फिल्टर। अगला सवाल है, व्हाट इज द पीक वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज? 220 आरएमएस एसी वोल्टेज की पीक वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए 310.20 वोल्ट, ऑप्शन बी 315.20 वोल्ट, ऑप्शन सी 312.25 वोल्ट, ऑप्शन डी 311.17 वोल्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज द पीक वोल्टेज, यानी पीक वोल्टेज क्या है। सपोज हमारे पास क्या, ये एक एसी आउटपुट है, इसकी मैक्सिमम जो पीक वैल्यू है, इसको सपोज हम मैक्सिमम वोल्टेज बोलेंगे वीएम, तो ये वैल्यू कितनी है? अगर इसकी जो आरएमएस वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू कितना है, 220, यानी वी आरएमएस इज इक्वल टू कितना है, 220 वोल्ट। तो उस टाइम में मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू कितनी होंगी? ठीक है, अब हम यहाँ पर वी मैक्सिमम वैल्यू वी आरएमएस किस तरह कैलकुलेट करेंगे? जब भी अगर हमारे पास वी आरएमएस है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो वी एम इज इक्वल टू हो जाएगा 220 इंटू √2। अब यहाँ पर होगा वी एम इज इक्वल टू 311.17 वोल्ट। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 311.17 वोल्ट। अगला सवाल है, विच कोड इंडिकेट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड? कौन सा कोड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड को दर्शाता है? ऑप्शन ए BY126, ऑप्शन बी OA79, ऑप्शन सी IN4007, ऑप्शन डी 2N3055। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा किया गया कि आपको क्या बताना है कि सिलिकॉन डायोड कौन सा है। अब सिलिकॉन डायोड के लिए कौन से कोड का इस्तेमाल करें? अब जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर मतलब कि यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर क्या है, 2 है। अब जो फर्स्ट लेटर क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट लेटर क्या दर्शाता है? फर्स्ट लेटर इंडिकेट द नेचर ऑफ मटेरियल फॉर, मतलब क्या है, कौन से मटेरियल से बने वाला है, कौन सा डायोड। अब हमको कौन सा मटेरियल ढूंढना है, हमको सिलिकॉन, कौन है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड। अब जो फर्स्ट लेटर में ही मिल जाएगा कि हम कौन सा टाइप का मटेरियल इस्तेमाल करें। अगर वहां पर अगर सपोज इन केस यहाँ पर अगर ए है, सपोज ए, तो ए इंडिकेट करेगा फॉर जर्मेनियम, ए इंडिकेट करेगा फॉर जर्मेनियम।
अगर हमको अगर सपोज अगर ऑप्शन पे बी है तो वहां पर क्या है, सपोज बी है तो बी का इंडिकेट करेंगे वहां पे फर्स्ट लेटर में, अगर वहां पर बी है तो उसका मतलब क्या होगा, क्या है, सिलिकॉन है। अगर वहां पर अगर सी, अगर फर्स्ट लेटर अगर सी है तो उसका मतलब क्या होगा, वहां पर क्या है, गैलियम है। कौन सा मटेरियल है, गैलियम का इस्तेमाल कर। अगर यहाँ पर आर है, अगर फर्स्ट लेटर में ही अगर आर है तो इसका मतलब क्या होगा, ये फॉर कंपाउंड मटेरियल। कौन सा कंपाउंड, जैसा कैडमियम सल्फाइड। यानी अगर सपोज ए है, ए का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जर्मनियम मटेरियल है। अगर बी है तो इसका मतलब क्या है, सिलिकॉन है। अगर सी है इसका मतलब क्या है, गैलियम है। अगर आर रहेगा यहाँ पर फर्स्ट लेटर अगर आर रहेगा तो इसका मतलब है कैडमियम सल्फाइड। अब जो सेकंड लेटर यहाँ पर वाई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी एन है। अब सेकंड लेटर क्या इंडिकेट करता है, सेकंड लेटर इंडिकेट करेगा उसका फंक्शन क्या है। मतलब वो डायोड अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अगर पावर सर्किट में अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर सर्किट में, रेक्टिफायर में, और कहाँ पे इस्तेमाल करें, और वो डायोड कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये कौन इंडिकेट करेगा, सेकंड लेटर। तो सेकंड लेटर इंडिकेट करेगा फंक्शन, और इट इंडिकेट इट्स फंक्शन इन दी सर्किट। सर्किट के अंदर उसका फंक्शन क्या है। अगर सेकंड लेटर सपोज वहां पर क्या है, सी है, क्या है, सी है, तो इट मीन्स वहां पर स्मॉल सिग्नल के लिए, क्या के लिए, उसका स्मॉल सिग्नल के। अगर वहां पर डी है, अगर सेकंड लेटर क्या है, डी है, तो उसका मतलब क्या होगा, पावर सर्किट में। अगर वहां पर क्या है, सपोज वाई है, अगर वाई है तो इसका मतलब क्या होगा, पावर रेक्टिफायर है। अगर उसका मतलब क्या है, अगर सपोज जेड है तो इसका मतलब क्या होगा, वो जीनर डायोड है। क्या है, जीनर डायोड। अगर सपोज देखो सेकंड लेटर सी है, इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल सिग्नल के लिए। अगर डी है यहाँ पर सेकंड लेटर तो उसका मतलब हुआ पावर सर्किट है ना, लार्ज पावर सर्किट में। अगर अगर सपोज क्या है नेक्स्ट, अगर वाई, अगर सेकंड लेटर वाई है तो उसका मतलब क्या, पावर रेक्टिफायर है। अगर लास्ट में अगर सेकंड लेटर जेड होगा तो उसका मतलब क्या होगा, जीनर डायोड। और जो थर्ड लेटर क्या था, थर्ड लेटर का कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन और स्पेसिफिक मीन्स नहीं होता है। अब यहाँ पर हमको क्या क्वेश्चन कह रहा है, सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए क्या मिलेगा हमारे पास में, बी देखना पड़ेगा। फर्स्ट लेटर क्या मिलेगा, बी। और वाई अगर है तो वाई का मतलब क्या हो रहा है, अगर वाई इसका मतलब क्या है कि वो जो है सिलिकॉन डायोड है और उसका इस्तेमाल हम पावर रेक्टिफायर में करेंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, BY126। यानी सिलिकॉन जो डायोड होगा वो होगा BY126। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BY126। अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन ए, पॉजिटिव फीडबैक डिवाइस। ऑप्शन बी, करंट कंट्रोल डिवाइस। ऑप्शन सी, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ऑप्शन डी, लो इनपुट इंपीडेंस डिवाइस। अब जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का उपयोग वीक सिग्नल को एम्पलीफिकेशन करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। और ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या था, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। कौन सा है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ कंट्रोल डिवाइस इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट में किस प्रकार के कंट्रोल डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, ट्रैक। ऑप्शन बी, डायक। ऑप्शन सी, एफईटी। ऑप्शन डी, यूजेटी। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर सर्किट में फैन को कंट्रोल करने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जो ट्रैक, ऑप्शन नंबर 8 ट्रैक है, ट्रैक यहाँ क्या आता है, 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। कौन सा है, 3 टर्मिनल डिवाइस, सिमिलर एससीआर की तरह। अब लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है कि जो एससीआर है कैसा है, सिमिलर टू एंटी पैरेलल। सपोज हमने 2 एससीआर क्या करें, एंटी पैरेलल कनेक्ट कर दिए। सपोज ये क्या हुआ, ये एंटी पैरेलल एससीआर का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, क्या होगा इसमें सिमिलर एससीआर की तरह कंट्रोल। लेकिन कैसे, 2 एससीआर सपोज एक क्या अगर एक आप दोनों क्या होगा एंटी पैरेलल फेज अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट किए हैं। इस तरह से क्या होता है, हमारा ट्रैक होता है। अब जो ट्रैक है ये कैसा है, बाय डायरेक्शनल डिवाइस, यानी दोनों भी डायरेक्शन में क्या करेगा, पावर कंट्रोल करेगा। यानी दोनों डायरेक्शन मतलब कहाँ पर, एसी सर्किट में, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव डायरेक्शन दोनों में क्या करेगा, पावर कंट्रोल का काम करेगा। इसलिए एसी सर्किट में इसको वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए ज्यादातर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जनरली ज्यादातर इसका इस्तेमाल लाइटनिंग कंट्रोल सर्किट में, डोमेस्टिक डिमर सर्किट में, और पावर कंट्रोल सर्किट में, स्मॉल मोटर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर कई तरह से स्विचेस में, या फिर फैन रेगुलेटर में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ क्या करता है, दोनों भी डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी मेन जनरली एसी सर्किट में ये क्या करता है, वोल्टेज कंट्रोल का काम कर सकता है। इसलिए इस यहाँ पर फैन रेगुलेटर में हम ट्रैक का इस्तेमाल करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैक। अगला सवाल है, विच इज द एक्टिव कंपोनेंट। कौन सा एक सक्रिय घटक है।
यानी एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी कैपेसिटर, ऑप्शन डी इंडक्टर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन देखा कि एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है? एक तो वो क्या करेंगे, किसी भी सोर्स क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को या फिर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल करेंगे, उसको क्या कहते हैं हम? एक्टिव कंपोनेंट। अब जहां पर रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर है, ये किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल नहीं करते, यानी ये सब क्या हुआ हमारे पास? पैसिव एलिमेंट। और जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है, यानी इस वजह से जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर क्या हमारे पास? एक्टिव कंपोनेंट। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर। अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी यूजीटी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर, ऑप्शन सी लाउड स्पीकर एम्पलीफायर, ऑप्शन डी माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस। यूजीटी यानी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का उपयोग रिलैक्सेशन सर्किट में किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर, डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में किस तरह से बदला जा सकता है? ऑप्शन ए डिवाइडेड डेसिमल बाय 4, ऑप्शन बी मल्टीप्लाई डेसिमल बाय 4, ऑप्शन सी मल्टीप्लाइंग डेसिमल बाय 2, ऑप्शन डी मल्टीप्लाइंग डेसिमल बाय 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से किया गया हमको कि कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। अब जब भी हम क्या करें, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तब हम उस नंबर को तब तक डिवाइड करेंगे 2 से जब तक कि उसकी वैल्यू क्या नहीं होती? 0 नहीं होती। और उसके बाद में जो भी आंसर, जो हमारे पास जो रिमाइंडर रहेगा, वो रिमाइंडर क्या रहेगा हमारे पास में? बाइनरी नंबर है। फॉर एग्जांपल के तौर पे सपोज हमारे पास क्या है, ये 10 है, क्या है 10, ये क्या हमारे पास कौन सा नंबर है? बेस 10, यानी कौन सा नंबर है? बाय डेसिमल नंबर है। अब इसको क्या करेंगे हम? 10 को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बचा क्या? 5। एग्जैक्ट क्या आंसर है? 5। रिमाइंडर बचा है कुछ नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट भाग गया उसको, ठीक है। अब 5 बचा, 5 को क्या करें? 2 से फिर से डिवाइड करें, जब तक ये वैल्यू 0 नहीं होती तब तक उसको डिवाइड कर देंगे। अब अगर 2 से अगर डिवाइड कर दे तो यहाँ पर आंसर कितना है हमारे पास में? 2 आएगा, बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में 1 को हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा हमारे पास में? 0.5, यानी क्या बच रहा है यहाँ पे? 0.0 बचेगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? जो लास्ट वाला जो डिजिट है, वो डिजिट क्या है हमारे पास? उसको बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो अपर वाला बिट है उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इसको हम लिखेंगे 110, यानी इस क्वेश्चन का अब जब भी हम अगर 10 है तो इसका बाइनरी नंबर क्या होगा? 110। यानी हम क्या करेंगे, जब भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, वहां पर क्या करेंगे? इसको डिवाइडिंग बाय डेसिमल बाय 2, यानी जब तक उसको क्या करेंगे? डिवाइड 2 से डिवाइड करते रहेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डिवाइडिंग बाय डेसिमल बाय 2। अगला सवाल है, व्हाट डिफेक्ट विल ऑकर इन द रेडियो इफ द पल्सेशन आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द इनपुट ऑफ द रेक्टिफायर। यदि रेक्टिफायर के इनपुट से पल्सेशन को अगर नहीं हटाया जाता तो रेडियो में क्या खराबी होंगी? ऑप्शन ए इनप्रॉपर ट्यूनिंग, ऑप्शन बी हमिंग साउंड, ऑप्शन सी नो रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी वर्क विद लो वॉल्यूम। अब जब भी हम किसी रेक्टिफायर के आउटपुट से अगर पल्सेशन हटाते नहीं, यानी इसको प्योर आउटपुट अगर नहीं देंगे, हम किसी रेडियो को अगर इनपुट, अगर प्योर इनपुट अगर नहीं अगर फीड करेंगे, अगर उसमें अगर सपोज किसी पल्सेशन है, पल्सेशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो भी हम उसको जो इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट प्योर फॉर्म में ना होते, वो कैसा ऐसा पल्सेशन के फॉर्म में, तो इसका इफेक्ट रेडियो पर क्या हुआ? तो इसका इफेक्ट जब रेडियो पर हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसमें हमिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमिंग साउंड। अगला सवाल है, विच लेटर इंडिकेट द कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फाइड। कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फाइड को कौन से अक्षर से दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आर। अगर सपोज ए किसी भी डायोड का फर्स्ट लेटर अगर ए है तो इसका मतलब क्या है? वो जर्मनियम से बना है। अगर वहां पर अगर फर्स्ट लेटर अगर बी होता है तो इसका मतलब क्या होता है? वो सिलिकॉन से बना था। अगर सपोज वही फर्स्ट लेटर अगर यहाँ पर सी है तो इसका मतलब क्या? गैलियम है। अगर फर्स्ट लेटर अगर आर है तो इसका मतलब क्या? कैडमियम सल्फाइड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि विच लेटर इंडिकेट कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फाइड, यानी कैडमियम सल्फाइड मटेरियल के लिए कौन सा लेटर का इस्तेमाल करें? तो कैडमियम सल्फाइड के लिए कौन सा मटेरियल का, कौन से लेटर का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन डी आर। अगर आर अगर फर्स्ट लेटर है तो इसका मतलब हो रहा हो कि वो डायोड कैडमियम सल्फाइड से बना है, कंपाउंड कैडमियम सल्फाइड, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आर।
अगला सवाल है, व्हाट इज द यूज ऑफ टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच और नॉब इन सीआरओ। सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच यानी नॉब का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए सेलेक्ट इनपुट वोल्टेज रेंज, ऑप्शन बी सेलेक्ट स्वाइप स्पीड, ऑप्शन सी सिलेक्ट इनपुट सिग्नल वोल्टेज, ऑप्शन डी सिलेक्ट इंटेंसिटी ऑफ द बीम। अब टाइम बेस्ड जो सिलेक्टर स्विच है, यह सिलेक्टर जो स्विच है 11 स्टेप में 50 एम से 1 सेंटीमीटर टू 0.m तक स्विच स्पीड को सिलेक्ट करके वहां पर स्वैप कर सकते हैं। यानी बेस कंट्रोल स्विच का जो खास उपयोग है तो सिलेक्ट स्वैप स्पीड, यानी स्वैप स्पीड को सिलेक्ट करने के लिए टाइम बेस सर्किट का और टाइम बेस स्विच और नॉब का इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पर जो दिया वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट स्वीप स्पीड। अगला सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम इन डिजिटल सर्किट। यानी डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए स्टोरिंग द डाटा इनपुट, ऑप्शन बी कंट्रोल द बाइनरी सिस्टम, ऑप्शन सी इंटरफेस द बाइनरी सिस्टम, ऑप्शन डी सेग्रीगेट द इनपुट पैरामीटर। अब जो बाइनरी सिस्टम जो रहता है बीसीडी कोडेड, मतलब जो बीसीडी का बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर क्या है। सपोज हमारे पास डेसिमल जो नंबर है तो डेसिमल नंबर क्या है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ पे कितने हो गए टोटल नंबर कितने हैं 10 नंबर। ये 10 नंबर को हम क्या कर सकते हैं बाइनरी कोडेड यानी बीसीडी। अगर बीसीडी में अगर कन्वर्ट करना है सपोज 0 तो 0 को लिखेंगे हम 0 0 0 0। अगर 1 लिखना है तो 1 कैसा कोडेड लिखेंगे बाइनरी कोडेड में 0 0 0 1। अगर यहाँ पर अगर 2 लिखना है तो कैसे लिखेंगे 0 0 1 0। अगर 3 लिखना है तो 0 0 1 1। अगर 4 लिखना है तो 0 0 4 के लिए 0 1 0 0। इस तरह से हम क्या करते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर हम क्या करते हैं। अब ये जो बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर का इसका जो उपयोग है डिजिटल सर्किट में डाटा स्टोर करने के लिए या फिर स्टोरिंग द डाटा इनपुट, इसलिए क्या था। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए स्टोरिंग द डाटा इनपुट। अगला सवाल है, विच इज द पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट कौन सा है। ऑप्शन ए डायोड, ऑप्शन बी डायोड, ऑप्शन सी कैपेसिटर, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या है कि भाई पैसिव कंपोनेंट कौन सा है, तो पैसिव कंपोनेंट इसमें यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास होगा कैपेसिटर, क्योंकि डायोड और ट्रांजिस्टर ये तीनों भी क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए तीनों भी जो डिवाइस है सारे क्या है एक्टिव डिवाइस है। और जो कैपेसिटर है कैपेसिटर इसको इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी इसलिए कैपेसिटर जो होगा वो हमारे पास पैसिव कंपोनेंट। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज मेड अप ऑफ यूजिंग द मेथड ऑफ पॉइंट कॉन्टैक्ट, ग्राउंड डिफ्यूजन एंड अलाइ जंक्शन। पॉइंट कॉन्टैक्ट, ग्राउंड डिफ्यूजन एंड अलाइ जंक्शन के मेथड का उपयोग करके कौन सा उपकरण बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इंडक्टर, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी कैपेसिटर, ऑप्शन डी रजिस्टर। अब यहाँ पॉइंट कॉन्टैक्ट, ग्राउंड डिफ्यूजन और अलाइ जंक्शन का मेथड का इस्तेमाल करके ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर। अगला सवाल है, वाई द सबनर सर्किट इज यूज इन दी ट्रायक मोटर कंट्रोल सर्किट। ट्रायक मोटर कंट्रोल सर्किट में सबनर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए इंक्रीज द लाइफ ऑफ ट्रैक, ऑप्शन बी टू अवॉइड फॉल्स ट्रिगरिंग, ऑप्शन सी टू इंक्रीज द मोटर टॉर्क, ऑप्शन डी टू मेंटेन द मोटर स्पीड कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो ट्रैक सर्किट में सबनर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं टू अवॉइड द फॉल्स ट्रिगरिंग, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टू अवॉइड द फॉल्स ट्रिगरिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज इन जेफेट, यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में पिंच ऑफ वोल्टेज का परिणाम क्या होता है। ऑप्शन ए नो डिफ्लेक्शन रीजन एग्जिस्ट, ऑप्शन बी width of the channel has maximum value, ऑप्शन सी रिवर्स बायस वोल्टेज बिकम जीरो, ऑप्शन डी ड्रेन करंट बिकम जीरो। अब जो पिंच ऑफ इफेक्ट वोल्टेज का मतलब होता है कि जब भी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अगर मैं अप्लाइड करें एट गेट वोल्टेज जीरो पे, जब ड्रेन करंट क्या हमारा जीरो हो जाएगा जो वोल्टेज पर, तो उसको बोलेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या बोलेंगे उसको पिंच ऑफ वोल्टेज। इस पिंच ऑफ वोल्टेज इफेक्ट की वजह से ड्रेन करंट क्या होता है हमारा ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा और मिनिमम करंट फ्लो होगा, तो इसको क्या करें पिंच ऑफ इफेक्ट। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ड्रेन करंट बिकम जीरो। अगला सवाल है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण अक्षर होते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 16। जो हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है, हेक्साडेसिमल नंबर स्टार्ट होता है हमारा फॉर्म 0 से लेके f तक, 0 से लेके f तक। अब क्या हुआ सपोज 0
0 के बाद क्या आएगा हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो हमारे पास कितने हो गए 10 नंबर हो, कितने हो गए नंबर 10 नंबर। उसके बाद में 9 के बाद आएगा हमारे पास ए, उसके बाद में आएगा बी, उसके बाद सी, उसके बाद में आएगा डी, और उसके बाद में आएगा ई, और लास्ट नंबर है हमारे पास एफ नंबर। यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 और ये 10 नंबर, यानी टोटल कितने होगा हमारे पास में 16 नंबर। तो हेक्साडेसिमल जो नंबर होगा कितने नंबर होगा हमारे पास 16 नंबर। कहाँ से 0 से लेके एफ तक, यानी 0 से क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद में आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी, फिर आएगा ई, उसके बाद में आएगा एफ। यानी हेक्साडेसिमल नंबर कहाँ से 0 टू एफ, टोटल नंबर 16। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16। अगला सवाल है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन ए मैक्सिमम करंट गेन, ऑप्शन बी मिनिमम डिस्टोरेशन, ऑप्शन सी मैक्सिमम वोल्टेज गेन, ऑप्शन डी मिनिमम सिग्नल टू नॉइस रेशियो लेस, मिनिमम सिग्नल टू नॉइस रेशियो लॉसेस। अब जो क्लास ए एम्पलीफायर है, क्लास ए एम्पलीफायर का जो मुख्य एडवांटेज और मुख्य लाभ जो होता है, इसका जो आउटपुट जो डिस्टोरेशन होता है बहुत कम होता है, यानी मिनिमम डिस्टोरेशन। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिनिमम डिस्टोरेशन। अगला सवाल है व्हाट इज द आउटपुट डीसी वोल्टेज इन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट एसी वोल्टेज इज 24 वोल्ट। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है। ऑप्शन ए 24 वोल्ट, ऑप्शन बी 12 वोल्ट, ऑप्शन सी 10.8 वोल्ट, ऑप्शन डी 9.6 वोल्ट। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन ऐसा किया कि भाई डीसी आउटपुट वोल्टेज क्या है। डीसी आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। अगर इनपुट एसी वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट, अगर यहाँ पर एसी 24 वोल्ट देते हैं तो आउटपुट क्या होगा हाफ वेव रेक्टिफायर का। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या 24 वोल्ट हमको इनपुट दिया वाला है, लेकिन ये इनपुट है कौन सा, यानी कौन सा आरएमएस वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो ठीक है, कैसा देंगे हमारे पास सपोज एसी वैल्यू, तो एसी वेवफॉर्म में हम कैसा इनपुट रिप्रेजेंट करते हैं वीएम साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर जो 24 वोल्ट है ये कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू। अब ये जो रेक्टिफायर को अगर हम ये इनपुट अगर दें किसी रेक्टिफायर को, तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर कौन सा है, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट डीसी आउटपुट होगा वी डीसी इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाय पाई, यानी क्या हुआ मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय पाई। लेकिन यहाँ पे जो 24 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट क्या है, आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू। अब हमको आरएमएस वैल्यू से क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब पीक वैल्यू लेना पड़ेगा। ये पीक वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसको कैसा कैलकुलेट करेंगे हमारे पास 24 कहता है 24 इंटू √2, यानी क्या हुआ 24 इंटू 1.414, यानी क्या हुआ जब भी अगर हम क्या करें हमको क्या करना है आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू से। अब जब भी अगर हमको क्या करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है कहाँ से, आरएमएस वैल्यू से, हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय √2, यानी 1.414 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वीएम, तो मैक्सिमम वैल्यू वीएम इज इक्वल टू हमारे पास होंगे 33 अब यहाँ पे क्या होगा किसको √2 से मल्टीप्लाई कर तो 33.93 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या हमारे पास में ये जो वैल्यू गई, ये वैल्यू किसकी होगी हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू तो मिल गया, लेकिन हमको क्या पूछा डीसी आउटपुट वोल्टेज। डीसी आउटपुट वोल्टेज क्या है, वीएम डिवाइड बाय पाई, यानी क्या हुआ वीडीसी, मतलब आउटपुट किसका, रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज कितना होना, वीडीसी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय पाई। यानी अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास में, आंसर हमारे पास 33.93 डिवाइड बाय पाई। पाई यानी कितना होगा हमारे पास में 3.14, यानी क्या करें इसको अगर इससे डिवाइड करें तब हमारे पास एग्जैक्ट आंसर कितना है, ये नियर अबाउट 10.8 वोल्ट। तो जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, यानी कितना हुआ इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 10.8 वोल्ट, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10.8 वोल्ट। अगला सवाल है विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ एससीआर। एससीआर का मुख्य उपयोग क्या है। ऑप्शन ए स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, ऑप्शन बी ऑक्सीलेटर, ऑप्शन सी मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन डी एम्पलीफायर। अब यहाँ पर जो दिए वाले ऑप्शन है इसमें से स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, एससीआर का उपयोग करते हैं। एससीआर का उपयोग यानी क्या करेंगे, एससीआर का उपयोग से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक कन्वर्टर, इन्वर्टर और बहुत सारे ड्राइव्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्या करते हैं हम, जो फायरिंग एंगल है, फायरिंग एंगल चेंज करके हम डीसी आउटपुट वोल्टेज, एसी आउटपुट वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी
ये सब चेंज करके मोटर के पैरामीटर यानी मोटर का स्पीड भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी एसीआर का जो मेन एप्लीकेशन है वो स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर। अगला सवाल है विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट एसी सिग्नल विदाउट इनपुट। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए ऑक्सीलेटर सर्किट, ऑप्शन बी रेक्टिफायर सर्किट, ऑप्शन सी एम्पलीफायर सर्किट, ऑप्शन डी फिल्टर सर्किट। अब यहाँ पर जो दिए वाले ऑप्शन में से सिर्फ जो ऑक्सीलेटर सर्किट ये क्या करता है, हमारा एसी सिग्नल क्या करता है, जनरेट करता है विदाउट इनपुट। रेक्टिफायर में क्या होता है हमारे पास, तो रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं, एसी इनपुट देते हैं, आउटपुट क्या बोला डीसी मिलेगा, यानी यहाँ पर इनपुट लग रहा है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन सी है क्या है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में करते हैं वीक सिग्नल देके उसको क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी इनपुट देना पड़ेगा। फिल्टर में क्या करते हैं, जब फिल्टर में क्या करते हैं हम, जो पल्सेटिंग डीसी है उसको प्योर फॉर्म में डीसी कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। मतलब यहाँ पे तीनों भी ऑप्शन में क्या हमारे पास में इनपुट है। और जो ऑक्सीलेटर क्या करता है हमारे पास, विदाउट एनी सिग्नल ये क्या करता है, क्लॉक पल्सेस क्या करता है, जनरेट करता है। उससे क्या होगा हमारे पास में एसी सिग्नल क्या होगा उसमें जनरेट होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीलेटर सर्किट। अगला सवाल है व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड अ मटेरियल एज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। यानी किसी मटेरियल को सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में तय करने के लिए कौन सा मापदंड है और उसका मापदंड क्या है, यानी किस तरह से कौन से क्राइटेरिया से हम उसको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्राइटेरिया में कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ऑप्शन ए एटॉमिक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, ऑप्शन बी एक्सटेंस, ऑप्शन बी एग्जिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आइटम, ऑप्शन सी एटॉमिक वेट ऑफ द आइटम ऑफ द मटेरियल, ऑप्शन डी एटॉमिक नंबर ऑफ द आइटम ऑफ द मटेरियल। अब जब भी अगर हम किसी मटेरियल को क्लासिफाई करें उसे कैटेगरी में, मतलब इलेक्ट्रॉन से क्लासिफाइड करेंगे उसे कैटेगरी में, जैसा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, वो डिपेंड करेंगे उसके एग्जिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आइटम। मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, जो लास्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके ऊपर से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर तय किया था। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, एग्जिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आइटम। अगला सवाल है विच डोपिंग मटेरियल इज यूज टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फॉस्फोरस, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी एंटीमनी, ऑप्शन डी बोरॉन। अब जब भी अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल बनाना है तो वहाँ पर हमको पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करना पड़ेगा। कौन सा? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में जहाँ पे क्या 5 इलेक्ट्रॉन उस पर ऐड करेंगे, तो वहाँ पर जो होगा उसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास में होगा ऑप्शन नंबर बी, बोरॉन। क्योंकि बोरॉन जो है यहाँ क्या है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी टाइप है। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए हमको यहाँ पे बोरॉन इंप्योरिटी ऐड करना पड़ेगा, यानी बोरॉन मटेरियल हमको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो डोपिंग में पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हमको मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन। अगला सवाल है व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग क्या होता है? ऑप्शन ए ट्रिगरिंग सर्किट, ऑप्शन बी एम्पलीफिकेशन, ऑप्शन सी रेगुलेटर सर्किट, ऑप्शन डी रेक्टिफिकेशन। अब जो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है इसका उपयोग हम ट्रिगरिंग सर्किट में करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिगरिंग सर्किट। अगला सवाल है व्हाट इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड इन द बेस एमिटर जंक्शन टू कंडक्ट अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को संचालन करने के लिए बेस एमिटर जंक्शन में आवश्यक मिनिमम वोल्टेज क्या होगा? ऑप्शन ए 0.6 टू 0.7 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.2 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 8 वोल्ट टू 0.9 वोल्ट, ऑप्शन डी 0.4 टू 0.5 वोल्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि भाई कौन क्वेश्चन में मेंशन किया सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, कौन सा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। अब सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में बेस टू एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड करने के लिए मिनिमम वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट है वो रहेगा 0.6 टू 0.7 वोल्ट, क्योंकि वो सिलिकॉन है। अगर जर्मन में तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 0.2 टू 0.3 वोल्ट, लेकिन सिलिकॉन होने की वजह से यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.6 वोल्ट टू 0.7 वोल्ट। अगला सवाल है व्हाट इज द डिफरेंस इन करंट कंट्रोल ऑफ मॉसफेट कंपेयर टू जेफेट। यानी जेफेट की तुलना में मॉसफेट के करंट नियंत्रण, जेफेट की तुलना में मॉसफेट के करंट नियंत्रण में क्या अंतर है? जेफेट का मतलब होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब ये दोनों में जो करंट कंट्रोल करने की जो मेथड है और प्रोसीजर, इसमें डिफरेंस क्या है? ऑप्शन ए यूजिंग पी मटेरियल इंस्टेंट ऑफ एन मटेरियल, ऑप्शन बी
insulating layer instead of junction, option C using n material instead of p material, option D using n material gate instead of p material। अब जो मॉसफेट में जो रहता है कि क्या करते हैं हम करंट जो कंट्रोल करते हैं वो क्या करते हैं इंसुलेटिंग लेयर इंस्टेंट ऑफ जंक्शन, मतलब अलग अलग जंक्शन, जैसा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या होता है जंक्शन होता है, अब यहाँ पर क्या होता है इंसुलेटिंग लेयर होते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, इंसुलेटिंग लेयर इंस्टेंट ऑफ जंक्शंस। अगला सवाल है व्हाट इज द रीजन ऑफ विडेंट बैरियर इन रिवर्स बायस डायोड। रिवर्स बायस डायोड में चौड़ा बैरियर का कारण क्या है? ऑप्शन ए होल इन पी मेटल अट्रैक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स इन एन मटेरियल इज ड्रिफ्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, ऑप्शन सी minority carrier in two materials are neutralized, option D electrons and holes are attracted toward this supplied terminal। अब अभी ऐसा क्वेश्चन किया गया है कि भाई विड्थ जब भी रिवर्स बायस अगर होगा हमारे पास तो विड्थ ऑफ बैरियर क्या होगा बढ़ क्यों जाती है, मतलब क्यों चौड़ी क्यों जाती है, ठीक है। अब वहाँ पर हमारे पास का जो माइनॉरिटी कैरियर है इन टू मटेरियल यानी एन टाइप और पी टाइप मटेरियल के जो माइनॉरिटी कैरियर है वो क्या हो जाते हैं न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब उसके वजह से जो बैरियर हो गया बैरियर क्या होता है और चौड़ा हो जाएगा, तो ये क्या होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइनॉरिटी कैरियर इन टू मटेरियल्स आर न्यूट्रलाइज, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है विच ऑक्सीलेटर प्रोवाइड हाई एक्यूरेट स्टेबल फ्रीक्वेंसी, कौन सा ऑक्सीलेटर उच्च एक्यूरेट स्टेबल फ्रीक्वेंसी प्रदान करता है? ऑप्शन ए हार्टली ऑक्सीलेटर, ऑप्शन बी क्लॉपिट ऑक्सीलेटर, ऑप्शन सी आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, ऑप्शन डी क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। अब यहाँ पे जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑक्सीलेटर ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू हार्टली ऑक्सीलेटर, एज कम्पेयर टू क्लॉपिट, एज कम्पेयर टू आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर। तीनों के कंपेरेटिवली स्टेबल और हायर एक्यूरेसी इजीली क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या कर सकता है प्रोड्यूस कर सकता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। अगला सवाल है विच डिवाइस हैज वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस, लो नॉइज आउटपुट, गुड लिनियरिटी एंड लो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटी। किस डिवाइस में बहुत अधिक इनपुट इम्पिडेंस होता है, लो नॉइज आउटपुट होती है, अच्छी रैखिक और कम इंटर इलेक्ट्रोड क्षमता होती है? ऑप्शन ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी एनपीएन ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी पीएनपी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे ऑप्शन बी ए जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है उसका जो इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, आउटपुट में लो नॉइज आउटपुट मिलेगा, उसकी जो लिनियरिटी है अच्छी मतलब गुड लिनियरिटी है, लो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटी है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और एनपीए और पीएनपी जो है ये भी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के ही टाइप है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ बायसिंग इज रिक्वायर्ड टू एनपीएन मटेरियल फॉर एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की बायसिंग की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए बेस ग्राउंड एमिटर एंड कलेक्टर पॉजिटिव, ऑप्शन बी बेस पॉजिटिव एमिटर नेगेटिव एंड कलेक्टर पॉजिटिव, ऑप्शन सी बेस नेगेटिव एमिटर पॉजिटिव एंड कलेक्टर नेगेटिव, ऑप्शन डी बेस पॉजिटिव एमिटर नेगेटिव एंड कलेक्टर नेगेटिव। जब भी अगर हम किसी ट्रांजिस्टर को वर्क एज ए एम्पलीफायर कर मतलब क्या करें उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी जो भी ट्रांजिस्टर ने क्या काम करना है एम्पलीफायर बोल के अगर काम करना है तब वहाँ पर उस ट्रांजिस्टर को हमको एक्टिव मोड में लाना पड़ेगा। यानी एक्टिव मोड में क्या होगा बेस एमिटर जंक्शन हमारा क्या होगा फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन क्या होगा रिवर्स बायस। अब इस कंडीशन में यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर वो क्या काम करेगा एम्पलीफायर बोल के काम करेगा। अब अगर एनपीएन टाइप अगर ट्रांजिस्टर है एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर है तो उसके बेस को हमको क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव देना पड़ेगा, एमिटर को क्या देना पड़ेगा नेगेटिव देना पड़ेगा, और जो कलेक्टर है उसको क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेस पॉजिटिव एमिटर नेगेटिव एंड कलेक्टर पॉजिटिव, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है व्हाई नेगेटिव फीडबैक इज रिक्वायर्ड इन एम्पलीफायर सर्किट। एम्पलीफायर सर्किट में नेगेटिव फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन ए टू इंक्रीज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर, to option number B to increase the output voltage gain, option C to increase the output current gain, option D to reduce the distortion। अब जब भी अगर हम क्या करेंगे अगर निगेटिव फीडबैक अगर सिस्टम में कनेक्ट करेंगे तब हमारे पास वहाँ पर क्या होगा जो डिस्टोरेशन ऑफ जब सर्किट का कम से कम होगा, यानी जो निगेटिव फीडबैक की वजह से डिस्टोरेशन क्या हमारे पास कम होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टू रिड्यूस द डिस्टोरेशन इन आउटपुट। अगला सवाल है विच सर्किट इज इसेंशियल टू मेंटेन ऑक्सीलेशन और वेव्स इन ऑक्सीलेटर सर्किट। ऑक्सीलेटर सर्किट में ऑक्सीलेशन और वेव को बनाए रखने के लिए कौन से सर्किट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर विथ फिल्टर, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज रेक्टिफायर, ऑप्शन सी पॉजिटिव फीडबैक, ऑप्शन डी नेगेटिव फीडबैक।
अब जब भी अगर हम किसी ऑक्सीलेटर सर्किट में ऑक्सीलेशन वेव को बनाए रखने के लिए हमको वहां पर पॉजिटिव फीडबैक की जरूरत होती है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव फीडबैक। अगला सवाल है, व्हाई मोस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस मेड ऑफ सिलिकॉन एज कंपेयर टू जर्मेनियम। जर्मेनियम की तुलना में सेमीकंडक्टर उपकरण सिलिकॉन द्वारा क्यों बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन बी, हाई रेजिस्टेंस रेंज, ऑप्शन सी, हाई टर्मिनल कंडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर डी, हाई बैरियर वोल्टेज। अब ज्यादातर जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं हम क्या करते हैं, सिलिकॉन से बनाते हैं एज कंपेयर टू जर्मेनियम, यानी सिलिकॉन मटेरियल का ज्यादा इस्तेमाल होता है किससे कंपेरेटिवली, जर्मेनियम के कंपेयर। इसकी वजह होती है इसका जो बैरियर जो पोटेंशियल होता है, बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन का जो जर्मेनियम में बैरियर पोटेंशियल होता है 0.2 से 0.3 वोल्ट, यानी जब भी अगर कभी उसका इनपुट वोल्टेज अगर 0.2 से 0.3 वोल्ट से अगर ज़्यादा होता है तो उसका क्या होता है, जो बैरियर है वो क्या होता है, ब्रेक होकर होगा, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे उसको। उसके बाद में क्या होगा ना, उसको क्या है, कंडक्ट करना स्टार्ट करें, यानी उसका जो बैरियर वोल्टेज है वो क्या है, बहुत कम है, 0.2 से 0.3 वोल्ट। अब इसी अगर सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन में आता है 0.6 टू 0.7 वोल्ट, यानी इसका जो बैरियर पोटेंशियल है वो क्या है, जर्मेनियम से ज़्यादा, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हाई बैरियर वोल्टेज। इस वजह से सिलिकॉन क्या करते हैं, हाइयर बैरियर वोल्टेज पोटेंशियल होने की वजह से सिलिकॉन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाई बैरियर वोल्टेज। अशा प्रकारे आज आपण युनिट क्रमांक 24 मधील MCQs पाहिले। पुढील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट क्रमांक 25 कंट्रोल पॅनल वायरिंग या चॅप्टरवरील काही महत्त्वपूर्ण MCQs पाहणार आहोत। तेव्हा भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये एका नवीन माहितीसह। हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व आमच्या IVVP ऑनलाईन यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनमधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करा जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओची माहिती आपणास मिळेल। धन्यवाद।